नमस्कार, वेलकम बैक। तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आइए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य वंश की जो स्थापना थी ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। और जो विशाखदत्त की एक बुक है मुद्रा राक्षस, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे। विलियम जोन्स एक ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि जो सेंट्रोकोटस नाम है ये किसका नाम है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है ना। इन्होंने पहले पता लगाया था, विलियम जोन्स, ये नाम भी याद रखेंगे आप। जो ऋषि चाणक्य थे इसके पुत्र का नाम चाणक्य है ना। चाणक्य, ऋषि चाणक्य, चाणक्य के पिता का नाम ऋषि चाणक्य था। और चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। और चाणक्य की एक बुक थी अर्थशास्त्र, जो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी। शासन के सिद्धांत का वर्णन किया गया था, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। हम लोग आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईस्वी में, और बाद में इसी ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगस्थनीज की बुक है इंडिका, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। जो बिंदुसार है उसी को अमित्रघात भी बोला जाता है, और इसी को सिंहसेन भी बोला जाता है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो बिंदुसार है इसने सीरिया के शासक से जो शराब की बोतल थी, शराब मंगाया था, अंजीर मंगाया था, और एक फिलोसफर जिसको कि दार्शनिक बोलते हैं, इसने ये सीरिया के शासक से मांग की थी। और बाद में इसको मिला क्या था, तो इसको सिर्फ दो ही चीज़ मिला था, जो कि शराब मिला था और अंजीर मिला था। दार्शनिक सीरिया के शासक ने नहीं भेजा था। अशोक ने धम्म की स्थापना की थी। और धम्म किस बेसिस पे ये था, ये सहिष्णुता, उदारता और करुणा के बेसिस पे था, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। अशोक का दूसरा नाम देवनामप्रिय और देवनामप्रियदर्शी भी था, है ना। और इसने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति कराई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और अशोक ने जहाँ पे बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी में, यहाँ पे भोग एक कर होता है जिस उसे माफ़ कर दिया गया था। और जो भू राजस्व थी उसको 16 से घटा के 18 कर दिया गया था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। कलसी, गिरनार और मेरठ में अशोक की ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिली है ना। और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी में मिली है, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो अशोक के अभिलेख हैं उसको डिसाइफर करने वाले पहले इंसान थे जेम्स प्रिंसेप। और जो इनकी अशोक की ब्राह्मी लिपि थी इसका पता श्रीलंका के अनुराधापुर में लगाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं मतलब ऐसे लिखी जाती है। अशोक का नाम जो है वो गुर्जरा लघु अभिलेख में मिलता है, मस्की में भी मिलता है, नित्तुर और उडे गोलम में मिलता है। ये 4 जगह पर अशोक का नाम मिलता है। और भब्रू में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये मिलता है, ध्यान रखेंगे। अशोक को प्रियदर्शी भी बोला जाता है, यह ऑलरेडी बता चुका है आपको। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। और जो इसकी भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। ब्राह्मी लिपि में अशोक की लिपि थी ब्राह्मी। 2 कोट होते थे उस टाइम पे, मौर्य काल के टाइम पे, एक दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी को बोलते थे धर्मस्थीय और फौजदारी को बोलते थे कंटक शोधन, है ना, ये ध्यान रखेंगे। मेगस्थनीज है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इंडिका उसकी एक बुक है जिसने पाटलिपुत्र नगर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, जिसमें ये बताई गई है कि वहाँ 30 सदस्य वाली समिति होती थी, जिसमें कुल 6 समितियाँ होती थी और एक समिति में 5 सदस्य होते थे। और जो कर चोरी करता था उसको डायरेक्ट मृत्युदंड दिया जाता था, है ना। और इसने मेगस्थनीज ने ये बताया था कि जो दास प्रथा थी वो पाटलिपुत्रा में थी ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, है ना। और ये चीज़ याद रखेंगे आप। उत्तर पथ
तक्षशिला में अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिण पथ सुवर्णगिरी, और जो सेंट्रल था वो पाटलिपुत्र था। भाग और बलि ये 2 राजस्व के स्रोत थे। और अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्येक पत्नियों के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है ना। और मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष हो जाने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी, है ना, ये अर्थशास्त्र में मेंशन है। और जो पत्नी अगर उसका नेचर ख़राब था या बंध्या थी तो उस हिसाब से पति पत्नी को डाइवोर्स दे सकता था, ये चलता था उस टाइम पे। जो विदेशी थे उसको भारतीय समाज में वत्य क्षत्रिय ये कहा जाता था। सारनाथ स्तंभ अशोक ने बनवाया था, ये ध्यान रखेंगे। सांची का भी निर्माण अशोक ने करवाया था। भरूच का निर्माण भी अशोक ने, ये एमपी में है, ये ध्यान रखेंगे। और देखते हैं हम लोग पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में कुछ अभिलेख मिलते हैं मौर्य काल से रिलेटेड। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है ना। मौर्य का जो लास्ट शासक था वृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। और गिरनार क्षेत्र से सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ये ध्यान रखेंगे। और अशोक ने नहरें बनवाई थी वहाँ पे, है ना। ये हो गया इस चैप्टर का फैक्ट। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ है, मैंने गलती से यहाँ देख लिया। इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ये विशाख, तत्किथि, मुद्रा, राक्षस, इसमें वर्णन हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान ये किया था विलियम जोन्स ने। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे वापस से चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये आर्थिक संबंध पे है, विदेश नीति पे है, शासन कला और सिद्धांत के अभ्यास पे है। ऑप्शन नंबर ई होगा इसका आंसर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो ये मित्र है ना, ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियां डाली गई है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकेलवी के प्रिंस से की जा रही है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की गई थी। किसके शासनकाल में डिमिकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और बिंदुसार ने क्या मंगाया था? मदिरा, जिसको कि शराब बोलते हैं, अंजीर, और क्या बोलते हैं? दार्शनिक, हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक, इंग्लिश में फिलोसोफर। और कहाँ से मंगाया था? तो सीरिया के शासक से मंगवाया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका अभिलेख किस से मिलता है? ये बुद्ध घोष की समंत पाशादिका से मिलती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्यतः बना था, महल मुख्यतः बना था, ये लकड़ी का बना था, तभी वो गल गया और अभी भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं इसके। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के हुए हैं। बुलंदी बाग ये पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी।
मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिलेख जिसे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये अशोक के रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है वापस से रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं मगर अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। दिया गया मानचित्र, आप मानचित्र को अच्छे से देखिए। इसमें कि साउथ का एरिया छूटा हुआ और श्रीलंका छूटा हुआ है। साउथ का एरिया में है चोला, चेरा और पांड्या, ये तीन का एरिया था। ये छूटा हुआ है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के टाइम का होगा। ये अशोक ऑप्शन में, अशोक के साथ जाएंगे, सी होगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ये किया था अशोक ने, जिसको कि बोला जाता है, ये तीनों को एक साथ मिला दें तो ये धम्म में, अशोक की धम्म नीति में ये तीनों चीज़ें इसकी आधारशिला थी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो बिहार था, कलिंग था, अफगानिस्तान भी था, श्रीलंका नहीं था, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अभी हमने मैप पे देखा ऊपर। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था, यह अशोक ने निर्माण करवाया था, जो कि इंसान और जानवर दोनों के लिए था। दोनों के लिए अस्पताल बनवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण देवनाम प्रिय की उपाधि से है, जब उन्होंने ये उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति उल्लेख मिलता है? ये दीपवंश और महावंश, ये दोनों से मिलता है। इसका आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में किया गया था। कौन सा था ये? थर्ड, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित बौद्ध शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक और दशरथ, ये दोनों बाप बेटा था। अशोक बाप था और दशरथ उसका पुत्र था। इसका आंसर 2 और 4 होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, इसने जैन धर्म अपनाया था और बिंदुसार आजीविक संप्रदाय इन्होंने अपनाया था। रज्जुक थे, मौर्य शासन में अधिकारी था रज्जुक। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। सार्थवाह किसे कहते थे? तो ये व्यापारियों के काफिले को कहते थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्त था, राजुक भी था, प्रादेशिका भी था, अग्रहारी का नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये ध्यान रखेंगे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची को। सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम काकनाम था। प्राचीन नाम सांची का, ये ध्यान रखेंगे। इसको मैच करना है। श्रावस्ती सहित महित था, है ना। सारनाथ धार्मिक स्तूप था। कुशीनगर राणाभर स्तूप था। कौशाम्बी घोषिताराम मठ था। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 1, 4। देखते हैं ऑप्शन में 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी में है, ये ध्यान रखेंगे। तीर्थयात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए, इन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो सबसे पहले गए थे लुम्बिनी, फिर आए थे कपिलवस्तु, फिर आए थे गया। तो लुम्बिनी देखते कहाँ है, लुम्बिनी 4 में है। 4, 2, 1, 4, 2, 1 एक से स्टार्ट है, डी से। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आप मैच कर लेंगे इसको। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, प्राकृत में किया था इन्होंने, जो कि बौद्ध, है ना, बौद्ध से रिलेटेड था। पाली जैन से रिलेटेड था।
है ना, यह ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है शाहबाज घड़ी, ये ध्यान रखेंगे। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो यह प्राकृत में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? पत्थर की पट्टियों पर किया गया था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिला अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था वापस से जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, ये खरोष्ठी लिपि में था। उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला पार्ट है ना। वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो वह है अनुराधापुर। और अनुराधापुर कहाँ है? तो ये है श्रीलंका। मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी में बताया है ये चीज़। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये थी खरोष्ठी लिपि, जो कि ऐसे लिखी जाती थी, दाईं से बाईं, उर्दू जैसे लिखी जाती है ना वैसे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं? ये खरोष्ठी, मैंने बताया ऑलरेडी, उर्दू के जैसे लिखी जाती है ऐसे। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अपने लेखा में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। देवनाम प्रिय अशोक का नाम है ना। वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इस पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है। ये अखंड है, बिल्कुल सही है। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के हैं, ये गलत है। इसका ऑप्शन डी होगा, स्थापत्य संरचना के नहीं है, ये पृथक संरचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस उभादार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है? तो ये कंगनहल्ली में। कंगनहल्ली कहाँ है आपको बता दूं, ये कर्नाटक में है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेखों में अशोक के व्यक्तित्व नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है मस्की में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित मिलता है? तो ये मस्की, ऑलरेडी ऊपर देखा है हमने अभी एक क्वेश्चन में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख मिलता है? तो ये गुर्जरा में। ये 4 जगह हैं जैसे मिलता है, मस्की, गुर्जरा, 2 और हैं। अशोक का रुमंदी स्तंभ रिलेटेड है बुद्ध के जन्म से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, ये ध्यान रखेंगे आप। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है, ये है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, है ना, ये ध्यान रखेंगे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये है भब्रू स्तंभ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक अकेला स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध बताया, सम्राट, मगध का सम्राट बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखेंगे। कलसी प्रसिद्ध है, ये अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? कलसी। तो आप इससे ये याद रखेंगे कि कलसी कहाँ है? उत्तराखंड में। कलिंग युद्ध की विजय, कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है शिलालेख नंबर 13 में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है शिलालेख नंबर 13 से। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता, ये धार्मिक सहिष्णुता की बात हुई थी शिलालेख नंबर 12 में, ये ध्यान रखेंगे आप। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये अशोक से रिलेटेड है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो हैं 2 और 13। शिलालेख नंबर 2 और 13, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं पता चलता है? तो ये नहीं पता चलता है किसके बारे में? चोल तो पता चलता है, सत्यपुत्र
पता चलता है पांड्य। सतवाहन के बारे में नहीं पता चलता, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? वापस से मिस्र का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ संबंध थे राजनयिक? मौर्य के थे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता। इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, है ना। ऑप्शन ई, ये नहीं था, राजा के प्रति वफादारी, हो भी सकता है वो। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? स्तंभ अभिलेख 5 पे था ये, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में? तो ये सोहगौड़ा ताम्रपात्र था। सोहगौड़ा कहाँ है? गोरखपुर, यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे आप। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थल एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये करता था। और बीच में लगा दे क्योंकि अब इसको पढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थल एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ये सही है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, जब दिया ही नहीं तो विद्रोह क्या करेगा? रीजन गलत है, इसका आंसर सी होगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इसने लिखा था इंडिका, ये ध्यान रखेंगे आप। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का और जिसको कि हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में, ये ध्यान रखेंगे। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, इसी के कोर्ट में आया था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है मेगास्थनीज की बुक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? ये गुलामी नहीं थी, ये बताया था मेगास्थनीज ने, किसमें? इंडिका में, मेगास्थनीज की बुक इंडिका में। इसका आंसर सी होगा। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, ये मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लिखित है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी करने पर मृत्युदंड सीधा मिलता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण, ये इंडिका में था, मेगास्थनीज ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन स्रोतों मौर्यों के नगर प्रशासन व विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है? मेगास्थनीज की इंडिका में। रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका लेखक कौन था? वापस से मेगास्थनीज, वापस से BPSC में पूछा गया क्वेश्चन, रिपीटेड। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें वर्तमान नगर पालिका प्रशासन मतलब अभी ये जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, ये मौर्य काल से होता आ रहा है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये है अभी भी। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, संस्कृति, कला एवं साहित्य का किया था, प्रांतीय विभाजन भी किया था, हिंदू कस्तक साम्राज्य था, सोने के सिक्के से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर होगा ACD, ऑप्शन नंबर डी। भाग एवं बलि थे, राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, ये एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित नहीं था? समाहर्ता संबंधित नहीं था, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो ये पौतवाध्यक्ष
तौर माप का प्रभारी था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये मार्ग निर्माण से संबंधित थे, है ना। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य शासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना ये था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अवस्थित थे। तो ये धर्मस्थ्य था और कंटक शोधन था, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। इसका आंसर 2 और 4 होगा। मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी में बताया ये चीज़। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये मागध का व्यवसाय था। ये लोग कंठस्थ करके याद रखते थे। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? ये किया द्रविड़ों ने। द्रविड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो दक्षिण के लोग हैं ना उनको द्रविड़ बोला जाता है। द्रविड़ में किसने किया था? चोल ने किया, चोला लोगों ने किया था। ये ध्यान रखेंगे आप। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये दिया गया है अर्थशास्त्र द्वारा। इसमें बोला जाता था किया जाता है, आप कर सकते हो, लेकिन जो एक था मनुस्मृति, इसमें बोला जाता था आप नहीं कर सकते हो। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों में डिफरेंस। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित? मैंने अभी आपको बताया मनुस्मृति में था, ऑप्शन नंबर बी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, ये व्रत क्षत्रियों का था। ऑलरेडी मैंने थ्योरी में आपको बताया ये चीज़। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आया, तो किस क्रम में आया था? सबसे पहले मेगास्थनीज आया था, ऑप्शन नंबर 1 होगा ये। फिर फाहियान आया था दूसरे पे, हेनसांग आया था तीसरे पे, और इत्सिंग आया था चौथे पे। इसका आंसर होगा 3142। 3142 ऑप्शन नंबर बी में है, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य प्रियदर्शी बोला जाता है अशोक को, है ना। ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में बिंदुसार को बोला जाता है अमित्रघात, चाणक्य विष्णुगुप्त, अशोक का वहाँ 1 नंबर में था प्रियदर्शी, है ना, और सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो बी सी का 1 होगा। सी का 1 एक में है, देखते हैं। और सी का 1 एक में ही है, इसका आंसर सी होगा। आप लोग मैच कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अंतिम मौर्य सम्राट था ये बृहद्रथ, जिसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और स्थापना किया था शुंग वंश का। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कनव ने की थी, और उसने राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है। आंध्र ने कनव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, ये भी सही है। इसका तीनों सही है, आंसर नंबर डी हो इसका आंसर, है ना। अगला देखते हैं। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? महत्वपूर्ण नहीं था ये, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, अशोक ने दिया था। आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, आप यहाँ ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में पूछ रहा है ईस्वी सन के पूर्व, तो रुद्रदमन ने भी दिया था, बट ये बाद में दिया था, तो इसका आंसर 4 नहीं होगा, 2 और 3 होगा, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था, तो ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो ये जूनागढ़, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का भी अभिलेख भी पाया गया है? तो वापस से रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में पाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ये सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं है, ये गलत है, ये 3री शताब्दी, है ना, 3री शताब्दी यहाँ पे, ये सही होगा। इसका ऑप्शन डी होगा आंसर।
मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त की गई थी? ये परखम कहाँ पे है? ये मथुरा में, यहाँ से प्राप्त की गई थी। इसका आंसर डी होगा। लोथल डॉकयार्ड सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, पहला उपदेश यहाँ दिया था। राजगीर लायन कैपिटल सारनाथ है ना। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, ये सही है। तो इसका आंसर होगा तीसरा वाला। पूछा क्या गया? अच्छा, इसमें पूछा कौन सा सही है, मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं। सही सो मिले थे तो तीसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, है ना। ये ध्यान रखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मौर्योत्तर काल में, है ना। थैंक यू सो मच।